मैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डलहौजी के विलय का सिद्धांत अर्थात द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर। डलहौजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी विदेश नीति का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। अपनी नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उसने विभिन्न उपायों का सहारा लिया, जैसे देशी राज्यों से युद्ध, कुशासन के आधार पर देशी राज्यों का अपहरण, देशी राजाओं के पदों और पेंशनों की समाप्ति तथा गोद निषेध नीति अथवा विलय का सिद्धांत। इन उपायों द्वारा डलहौजी ने लगभग समस्त भारत पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित कर लिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने जिन साधनों का सहारा लिया, उनमें सबसे प्रमुख उसकी विलय या हड़प की नीति थी। इस नीति का सहारा लेकर उसने अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के प्रावधानों के अनुसार कोई भी संतानहीन व्यक्ति विधिवत किसी अन्य के पुत्र को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता था। गोद लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें थीं, जिनका पालन आवश्यक था। सामान्य जनता के अतिरिक्त राजवंशों में भी यह परंपरा प्रचलित थी। इस प्रथा के आधार पर संतानहीन शासक अपने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर सकते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विकास के प्रारंभिक चरण में भारतीय शासकों एवं उनकी जनता की मनोभावनाओं का सम्मान करते हुए कंपनी सरकार ने इस व्यवस्था को बनाए रखा तथा इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा द्वारा स्पष्ट किया कि प्रत्येक भारतीय शासक को हिंदू कानून के अनुसार गोद लेने का अधिकार प्राप्त है तथा अंग्रेजी सरकार इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। कालांतर में कंपनी शासन ने अपनी इस नीति में संशोधन किया। अधीनस्थ देशी राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से कंपनी ने यह व्यवस्था की कि गोद लेने के पूर्व देशी नरेश सरकारी अनुमति प्राप्त कर ले। बम्बई की सरकार ने तो यह दावा भी किया कि वह परिस्थिति के अनुसार ही किसी भी राज्य को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर सकती है। इसका अर्थ था कि देशी नरेश कंपनी की पूर्वानुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। यह व्यवस्था हिंदू धर्म के विपरीत थी तथा देशी राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण था। परंतु डलहौजी के पूर्व तक सरकार गोद लेने के संबंध में कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं कर सकी थी। कभी उसने देशी नरेशों द्वारा गोद लिए गए उत्तराधिकारियों को मान्यता प्रदान की तो कभी उसे अस्वीकार कर दिया। उदाहरण के लिए 1826 से 48 के मध्य लगभग 15 देशी नरेशों द्वारा गोद लिए गए व्यक्तियों को उत्तराधिकारी के रूप में सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। दूसरी तरफ अनेक उदाहरण वैसे भी मिलते हैं जबकि सरकार ने देशी नरेशों के गोद लेने के अधिकार को स्वीकृति प्रदान नहीं की, जैसे जालौन, कोलाबा, झांसी आदि। अतः डलहौजी के आगमन के पूर्व तक कंपनी सरकार गोद लेने की प्रथा के संबंध में अपनी सुविधानुसार अथवा किसी राज्य विशेष की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेती थी। डलहौजी ने भारत में आने के बाद गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाकर संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई। उसके द्वारा अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर एक सुदृढ़ अंग्रेजी साम्राज्य का गठन किया जा सकता था। गोद की प्रथा का निषेध प्रारंभ करने के पूर्व डलहौजी ने देशी राज्यों की प्रकृति पर विचार करते हुए उन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया। प्रथम श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया जिनके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था। ऐसे राज्यों के शासकों के गोद लेने की प्रथा पर पूर्ण रूपेण पाबंदी लगा दी गई। दूसरी श्रेणी में अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ राज्यों को रखा गया। इन राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे गोद लेने के पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करें। स्वीकृति प्रदान करने या नहीं करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित था। तीसरी श्रेणी थी स्वतंत्र देशी राज्यों की। इन राज्यों के शासकों को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। डलहौजी ने गोद निषेध की प्रथा को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया एवं अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। जिन राज्यों को डलहौजी की इस नीति का शिकार बनना पड़ा उनमें प्रमुख थे सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जैतपुर आदि।
विलय के सिद्धांत के आधार पर डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। सतारा के शासक ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही एक बच्चे को गोद ले रखा था। 1848 ईस्वी में सतारा के राजा की मृत्यु हो गई। डलहौजी ने उसके द्वारा गोद लिए गए बच्चे को मान्यता प्रदान नहीं की तथा राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद बारी आई नागपुर की। नागपुर के राजा राघोजी निसंतान थे। अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने कंपनी से गोद लेने की अनुमति मांगी, परंतु यह अनुमति प्राप्त होने के पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई। विधवा रानी ने अपने एक निकट संबंधी यशवंतराव को गोद लिया, परंतु डलहौजी ने रानी को ऐसा नहीं करने दिया। यशवंतराव को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। नागपुर का राज्य कंपनी में मिला लिया गया। पुनः झांसी के राज्य की बारी आती है। झांसी का राज्य पहले पेशवा के अधीन था, परंतु बाद में कंपनी सरकार ने रामचंद्र राव को झांसी का राज्य सौंपा। बाद में झांसी का राजा गंगाधर राव बना। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने आनंद राव को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया एवं कंपनी से उसकी अनुमति चाहिए। अनुमति मिलने के पूर्व ही 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। डलहौजी ने आनंद राव को दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं किया तथा राज्य पर 1854 ईस्वी में अधिकार कर लिया। फिर बारी आई संबलपुर की। वर्तमान उड़ीसा राज्य स्थित संबलपुर का राज्य भोसले के अधीन था। बाद में अंग्रेजों ने इस राज्य पर अपना संरक्षण स्थापित किया। 1849 ईस्वी में यहाँ के राजा नारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात विधवा रानी ने शासन स्वयं अपने हाथों में ले लिया। डलहौजी ने राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इन राज्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्य भी डलहौजी की नीति के शिकार बने। 1849 ईस्वी में ही जैतपुर के निसंतान शासक की मृत्यु के पश्चात उसके राज्य को कंपनी में मिला लिया गया। यही प्रक्रिया क्रमशः 1850 ईस्वी एवं 1852 ईस्वी में बघात और उदयपुर के राज्यों के साथ भी दोहराई गई। डलहौजी ने करौली के राज्य को भी कंपनी में मिलाने की योजना बनाई, परंतु निदेशकों के हस्तक्षेप के कारण उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। डलहौजी के विलय की नीति को अनेक इतिहासकारों ने कटु आलोचना की है। सबसे पहले तो देशी राज्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त करना ही अनुचित था। देशी राज्यों का निर्माण न तो अंग्रेजों ने किया था, न ही वे भारत की वैधानिक रूप से सर्वोच्च सत्ता थे। भारत का सम्राट अभी भी मुगल सम्राट ही था और सैद्धांतिक रूप से सभी भारतीय राज्य उसी के अधीन थे। इसके साथ साथ हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा धार्मिक और कानूनी रूप से भी मान्य थे। गोद लेने का सिर्फ राजनीतिक महत्व ही नहीं था, बल्कि उसका धार्मिक महत्व भी था। इस प्रथा को बंद करने या इसमें हस्तक्षेप करने का डलहौजी को कोई भी नैतिक अथवा वैधानिक आधार नहीं था। कुछ विद्वानों ने डलहौजी की नीति की प्रशंसा इस आधार पर की कि डलहौजी ने देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर उन राज्यों की प्रजा को अत्याचारी और निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाई। इसलिए उन राज्यों की जनता ने उन राज्यों के विलय का विरोध नहीं किया, परंतु यह मत एकांगी प्रतीत होता है। निसंदेह राजनीतिक दृष्टिकोण से डलहौजी का कार्य ब्रिटिश हितों की रक्षा के अनुकूल ही था, परंतु नैतिकता और भारतीय दृष्टिकोण से विलय के सिद्धांत की कटु आलोचना ही की जा सकती है। डलहौजी ने अपनी नीति द्वारा देशी नरेशों और उनकी प्रजा में असंतोष की भावना भर दी तथा अनेक अंग्रेज विरोधी विद्रोह को बढ़ावा दिया। धन्यवाद।